H3PO3 aqueous reacts with the how many from the following? So these are 10 compounds: NH3, NaOH, SO2, SO3, HiCl2, benzene diazonium salt, phenol, CO2 and HCl. तो इन 10 कंपाउंड्स में से आपको बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद HCl. देखो एक सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ये है. Which of the following will dissolve in H3PO3 aqueous? H3PO3 aqueous में कौन कौन डिजोल्व हो जाएगा? I2, SiO2, benzene diazonium salt and CO. पहला क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप है और ये है वन और मोर देन वन. पहले का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ.
बताओ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आदित्य तुम्हारा 8 आया। सर 8 नहीं 7। 7 कौन से 3 छोड़ के? सर फिनॉल, HCl और I- और क्लोरीन। एंड व्हाट अबाउट HI? सर मुझे लगा सर H3PO3 can get oxidized to H3PO4 करेक्ट। and I minus, सॉरी सर I minus नहीं होगा, I minus नहीं होगा। एंड Cl2 क्यों नहीं होगा? नहीं सर Cl2 होगा, HI नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो योर फाइनल आंसर इज 7। यस सर। एक बार और चेक कर लो। हाँ सर, I'm not sure about benzene diazonium chloride and SO3, but बाकी सब का I'm confident। बेटे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट तो बेंजीन बनाता है ना। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड रिएक्शन। हाँ सर, बट हाँ मुझे पता था कि H3PO2 देगा। आई वॉज नॉट श्योर इफ H3PO3 देगा, बट आई कंसिडर्ड दैट। ओके, देगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। हाँ सर। चलो देखो जरा, तो सबसे पहले तो अमोनिया है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो H3PO3 में दो काम होते हैं। एक तो ये पीएच बॉन्ड है, इसकी वजह से इसमें रिड्यूसिंग, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस हाइड्रोजन की वजह से ये किसी को भी ये हाइड्रोजन अगर दे देगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? और इन दो हाइड्रोजन की वजह से इसमें कौन सा नेचर आता है? एसिडिक नेचर। इतनी बात क्लियर है बेटा? जो H3PO3 होता है, H3PO3 में दो नेचर होता है, एसिडिक नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है बेटा? अगर एसिडिक नेचर में ये वर्क करता है तो ये क्या बनाएगा? HPO3 2-। अगर ये अपना एसिडिक नेचर परफॉर्म करता है तो क्या बनाएगा? HPO4 2-। और अगर रिड्यूसिंग नेचर परफॉर्म करता है तो ये जाएगा किसमें? H3PO4 में। मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा +5 में, तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। तब देखो, जो आपका अमोनिया है वो तो बेस है और ये एसिड है, तो डेफिनेटली रिएक्शन होगी। NaOH बेस है और ये एसिड है, डेफिनेटली रिएक्शन होगी। अब बात समझो जरा बेटा, SO2 क्या है? बोलो। SO2 एसिडिक है ना? SO2 इज एसिडिक। यस सर। नॉन मेटल का ऑक्साइड है अदर देन CO, NO, OF2 and N2O. So all non-metal oxide other than CO, NO, N2O and OF2 are acidic in nature. बेटा इसमें एसिडिक नेचर है, तो ये एसिड एसिड से तो रिएक्शन तो बनता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या SO2 इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा H3PO4 में? वो भी नहीं कर पाएगा। तो अब क्या है? SO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है। SO2 क्या चाहता है कि SO3 बन जाए। तो SO2 और H3PO4 में कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो पाती है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। हाँ, आप हाइपोथेटिकली ये बोल सकते हो कि SO2 सल्फर में चला जाएगा और ये H3PO4 में, वो रिएक्शन होती नहीं। प्रीडोमिनेंट नेचर SO2 का क्या रहता है? प्रीडोमिनेंट नेचर ऑफ SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड एसिडिक।
तो रिड्यूसिंग प्लस एसिडिक ये भी है, रिड्यूसिंग प्लस एसिडिक ये भी है, तो यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल भी मत करा देना। हाँ, SO3 में देखो इसका एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक नेचर है तो एसिड एसिड रिएक्शन तो मत करा देना, बट SO3 में एक खास टेंडेंसी होती है, SO3 में खास टेंडेंसी होती है SO2 में कन्वर्ट होने की, मतलब वो ऑक्सीजन दे के किसी को SO2, मतलब SO2 में SO3 एक्चुअली में कैन बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO3 कैन एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर ये एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं करेगा, बट रेडॉक्स रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, H3PO3 को H3PO4 में बदल देगा और खुद किस में चला जाएगा, SO2 में। अगेन बेटा ये फिर एसिडिक है, HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड एसिड नहीं होगा। और अब बेटा क्या है, क्या वो इस HI क्या उसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज अगर किसी को करना है तो ये खुद रिड्यूस होना मांगता है। I माइनस HI आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर आपको मालूम हो। हेलाइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो हेलोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हेलाइड का रिएक्शन तो H3PO4 से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इन कैटेगरी ऑफ एसिड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनका रिएक्शन करा देना, कुछ भी बना देना, आइडिया टॉप आइडिया है, बेकार आइडिया। नेक्स्ट, क्लोरीन का रिएक्शन पक्का होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन होगी। हालांकि एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं होगा, बिकॉज क्लोरीन वाटर जो होगा वो भी एसिडिक होगा, तो यहाँ पे एसिड एसिड का रिएक्शन नहीं होना है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से रिएक्शन होना है। अब देखो बेटा, इसमें अपन ने कल देखा था कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन लेके बेंजीन बनाता है, ठीक है, तो ये तो रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन है, होना ही होना है। अब देखो फिनॉल, फिनॉल क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल भी नहीं, फिनॉल कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। फिनॉल हल्का सा एसिडिक नेचर होता है, तो एसिड एसिड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगला देखो जरा ध्यान से, अगली रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, CO2। CO2 में बेटा जो नेचर है वो बेसिक नेचर तो है ही, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबसे पहले तो H3PO3 विल गो इनटू H3PO4, और उसके बाद ये भाई KOH भी बन जाएगा, क्योंकि एसिडिक H है ना, तो KOH बन गया होगा, एसिडिक नेचर है, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ तो पक्का रिएक्शन होगी। और HCl अगेन हेलाइड, तो ये भी फ्लॉप आइडिया है, तो आंसर एक बार चेक करो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। देखो ये रिएक्शन से, अमोनिया की रिएक्शन H3PO3 से, एक्सेस में अगर बेस एक्सेस में तो ये 2 प्रोटॉन लूज कर सकता है, तो क्या बना, NH4 होल ट्वाइस HPO4 HPO3 सॉल्युबल सॉल्ट है, अमोनिया के साथ बहुत बढ़िया रिएक्शन होगी। NaOH के साथ भी सॉल्ट बना, तो यार एसिड बेस रिएक्शन तो होगी होगी। SO2 के साथ मैंने लिखा है नो रिएक्शन, बिकॉज ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी एसिड, ये भी एसिड। यहाँ पे एसिड एसिड है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये रिड्यूसिंग है। ये रिड्यूस हुआ SO2 में, ये ऑक्सीडाइज हुआ H3PO4 में। HI अगेन रिड्यूसिंग प्लस एसिड, अगेन रिड्यूसिंग प्लस एसिड, नो रिएक्शन। क्लोरीन, क्लोरीन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे याद रखना H3PO3 का रिएक्शन आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन सबसे होता है, बिकॉज सारे के सारे हेलाइड आयन में जाएंगे और ये H3PO4 में जाएगा, बट HI का रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्लोरीन का रिएक्शन डेफिनेटली होगा, क्लोरीन जाएगा HCl में और H3PO3 जाएगा H3PO4 में। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट विल गो इन बेंजीन एंड फिनॉल एसिड एसिड, नो रिएक्शन। KO2 में देखो क्या हुआ, यहाँ फॉस्फेट आयन के सॉल्ट बनाए, K3PO4 भी बन सकता है थोड़ा बहुत,
ठीक है, बट बैलेंसिंग के लिए देखना पड़ेगा. सो बेसिकली आइडिया इज दिस कि हियर इट विल बी सॉल्ट ऑफ H3PO4 plus water. So simultaneously there is redox as well as neutralization reaction, and HCl H3PO4 no reaction. So it's a clean question. 6 आंसर आएगा इसका. हाँ, इसमें थोड़ा सा एक बात आप चेक कर लो एक बार. यहाँ पे H3PO3 H3PO2 में तो पक्का रिएक्शन होता है. एक बार H3PO3 चेक करो जरा. H3PO2 में तो ये रिएक्शन पक्का होता है ना. एक बार H3PO3 से रिएक्शन करो, क्या बनता है देखो एक बार. इसका बताओ आंसर क्या आएगा. हाँ ठीक है, यही मेरे को याद था. जो अभी मैसेज करा है ना, उसमें जो प्रोडक्ट होगा H3PO3 के साथ, मेरे को यही कुछ याद था कि उसमें रिएक्शन तो देखो होगी, है ना. ठीक है, फिनॉल ही बनेगा. यही गड़बड़ था इसमें ना. आदित्य इसको एवरीवन पे कर दो. हाँ सर, एक मिनट. बट ऐसा कुछ था मतलब, है ना. इसको अपन एक बार देख लेंगे ऑथेंटिक सोर्स में भी. बट ये ठीक है, रिएक्शन तो हो गई, है ना. बट ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, बट सोर्स क्या है वो याद नहीं आ रहा है अभी. ठीक है, बट ठीक है, अभी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि H3PO3 उससे रिएक्शन करेगा. बट वही वही है, बेंजीन बनेगा या क्या बनेगा वो एक बार अपन चेक कर लेंगे. इसका बताओ जरा आंसर. अभी हम बेंजीन करके ही अज्यूम करेंगे. ठीक है, बेंजीन मान के ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे कि उसमें बेंजीन बन रहा है. बट अगर कोई चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा. अब देखो जरा, ये अभी आपको बताया कि जो आयोडीन है उसका रिएक्शन H3PO3 से और वाटर से. अभी अभी मैंने जस्ट डिस्कस करा कि आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें ये बन जाएगा HI और ये हो जाएगा H3PO4. अब देखो, दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो H3PO3 से रिएक्ट हुआ, प्लस मीडियम कैसा है, एक्वस. ये दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. तो क्या आयोडीन डिसॉल्व हुआ? यस, आयोडीन डिसॉल्व हो गया. अच्छा, आयोडीन बेटा पानी में डिसॉल्व नहीं होता. पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. H3PO3 में हुआ क्या है, आयोडीन आयोडीन रहा ही नहीं, HI और H3PO4 में बदल गया, इसलिए डिसॉल्व हो गया. दूसरा, रेत जो होता है, सिलिका, सैंड, वो तो H3PO3 से रिएक्शन भी नहीं करता है. यस और नो. अच्छा, ये बताओ बेटा, जो सिलिका होता है वो कौन से एसिड से रिएक्शन करता है? सिलिका सिर्फ कौन से एसिड से रिएक्शन करता है? सिर्फ HF से. SiO2 reacts only with HF if we talk about acids. अगर एसिड्स की बात करें तो सिर्फ आपका HF है जिसमें सिलिका डिसॉल्व होता है, तो रिएक्शन नहीं करेगा, ना डिसॉल्व होगा. अगेन इसको अभी अपन क्या मानेंगे, H3PO3
तो इट विल प्रोड्यूस बेंजीन, ये हो गया रिड्यूस, और H3PO4 ये हो गया ऑक्सीडाइज। अब देखो ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, और इसने इस सब्सटेंस को H3PO4 ने इस सब्सटेंस को बेंजीन में बदल दिया। बेंजीन लिक्विड होता है, वाटर इनसॉल्युबल। तो इसमें जो डिजोल्व था उसको भी उसने बाहर कर दिए, तो रिएक्शन होने की वजह से ये भी डिजोल्व नहीं होगा, बिकॉज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, एंड बेंजीन इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये सेपरेट आउट हो गया, लिक्विड जो दोनों लिक्विड्स को आप मिलाओगे उसमें बेंजीन सेपरेट आउट हो जाएगा, नॉन पोलर लेयर अलग बना लो। अब देखो, अगर H3PO3 क्लासिकल एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीजन देगा, ये 2 हाइड्रोजन देगा, क्या बनेगा, CaHPO3 प्लस H2O। बेटा ये बात समझ आई, CaHPO3 प्लस H2O। और अब सुनो जरा, ये जो 12 पॉइंट्स थे प्रेसिपिटेशन के, उसमें मैंने ये डिस्कशन करा था कि जो फॉस्फेट होते हैं 3 डिग्री फॉस्फेट, वो फर्स्ट मेटल में लिथियम छोड़ दो और उसमें अमोनियम ऐड कर दो, वही वाटर सॉल्युबल होते हैं। सेम लगभग सेम स्टोरी होती है किसके लिए, फॉस्फाइट के लिए भी। तो ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो अब ये ऐसे कंपाउंड में बदल दिया है H3PO3 ने, ये आपका इनसॉल्युबल हो गया। अच्छा, जो अपने टीथ होते हैं उनमें ये कैल्शियम फॉस्फाइट होता है। तो अगर मान लो ये वाटर में डिजोल्व होता, तो समझ रहे हम लोग पानी कैसे पी रहे होते फिर। तो याद रखना ये प्रेसिपिटेट होता है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। बट इसमें ये बात अज्यूम करना, अभी हमने बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन H3PO3 के साथ क्या अज्यूम करा है, क्या अज्यूम करा है, बोलो। हमने बेंजीन बनाया है, ठीक है। तो इफ इट इज बेंजीन देन इट विल बी वाटर इनसॉल्युबल, तब ये आंसर नहीं होगा। बट अगर फिनॉल बनता, वो जो कि चांसेस कम ही है, ठीक है, अपन इसी पे अगर करेक्शन होगा देन आई विल अपडेट यू। तो क्या है कि अभी के लिए तो आंसर अपना इसमें क्या आएगा, बट अगर फिनॉल बन जाएगा तो फिनॉल फिर वाटर सॉल्युबल होता है। बेटा ये बात समझ आ गई। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर आप ऑनलाइन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन H3PO2 के साथ देखोगे, तो जो हाँ फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन बनता है और उसके साथ H3PO3 बनता है। करेक्ट H3PO3 बनता है, इसलिए तो मेरे को डाउट है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर क्योंकि फिर इट्स पॉसिबल कि रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। हाँ मतलब देखो, अब लेकिन उस पर मैं ऐसे कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा ना। ओके सर। मतलब देखो, आई एम 100% श्योर कि H3PO2 से तो पक्का रिएक्शन होगा, और H3PO2 से जब रिएक्शन होता है तो H3PO3 बनता है। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ सर। H3PO3 बनता है। अब H3PO3 उसको ऑक्सीडाइज कर पाता है या नहीं कर पाता है फर्दर, या करता है तो किस में जाता है, ये चेक करना पड़ेगा। बट अभी अपन इस रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। ये रिएक्शन अगर मान लो यहाँ फिनॉल बनने लगे या ना, नो रिएक्शन हो, ठीक है, तब तो अगर H3PO3, और ये तो है ही सॉल्युबल फिर तो, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इफ दिस रिएक्शन इज इनकरेक्ट देन योर आंसर विल बी A एंड C। इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना, ऑथेंटिक सोर्स में। इसको मैं अपडेट कर दूंगा आपको। वो पॉइंट इसलिए पता है, इसलिए मेरे को गड़बड़ है बिकॉज कुछ तो इसमें गड़बड़ है। बट ऐसे में रैंडम अभी क्या बोल दूंगा, है ना। और अभी अगर मान लो उस सॉल्यूशन की मोड में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा खोजने में। क्लियर है ना। यस सर। बाकी बाकी रिएक्शंस क्लियर है। इसमें इसमें तो बेटा कोई डाउट ही नहीं है। H3PO2 में H3PO2 का रिएक्शन तो पक्का होता है, ठीक है। और इसमें भी रिएक्शन तो कुछ होता है, थोड़ा हीटिंग वगैरह करके रिएक्शन तो कुछ होता है, ठीक है। बट क्या है एग्जैक्टली वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत पहले मेरे सामने ये रिएक्शन आई।
हाँ, एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करो। A certain compound X, a certain compound X gives the following reactions. A certain compound X gives the following reactions. पहला, when Ki is added to an aqueous solution of X, when Ki is added to an aqueous solution of X containing acetic acid, I2 is liberated. When Ki is added to an aqueous solution of X containing acetic acid, I2 is liberated. Second, when CO2 is passed through an aqueous suspension of X, the turbidity changes to a white precipitate. Sorry, not white, the turbidity changes to a precipitate. When CO2 is passed through an aqueous suspension of X, the turbidity changes to a precipitate. Tisra, when a paste of X in water is heated with ethanol, a product of anesthetic use is obtained. Identify the X and write appropriate valence reaction. मतलब सीधी सीधी बात यह है, जो एक्स कंपाउंड है उसके 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। ये बोला गया है कि Ki के साथ अगर एसिटिक एसिड डाला है तो I2 लिबरेट कर रहा है, और अगर X के एक्वस सस्पेंशन में CO2 अगर आपने पास करा है तो व्हाइट टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट में बदल जाता है। When a paste of X in water is heated with ethanol, जब उसका रिएक्शन, उसके पेस्ट का रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एनेस्थेटिक यूज का ऑब्टेन होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो जो कंपाउंड X था उसमें क्या इंफॉर्मेशन था? X एक्चुअली में इसमें ब्लीचिंग पाउडर होगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड से कराओगे, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन का करके आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट देखा होगा, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन डिसाइड करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस एसिटिक एसिड ये क्लोरीन देगा, और क्लोरीन Ki को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो फुलफिल कर रहा है, कैन बी ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड, इसमें बोल रहा है कि CaCl2 के एक्वस सस्पेंशन में जब आप CO2 डालोगे तो शुरू में HCl निकलेगा, HCl टर्बिडिटी बनाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जो आपका CaCO3 है वो फाइनली व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद CaOCl2 प्लस C2H5OH, इट्स अ क्लासिकल क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, एंड क्लोरोफॉर्म बनेगा, और क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड इन एनेस्थेटिक। तो आपको ये पिक करना था X क्या है। 3 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको नोट्स भी शेयर करा हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन आपको इसलिए कराया सो दैट आप ब्लीचिंग पाउडर को रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो।
हाँ लिखो जरा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब बेसिकली इसमें 5 तरीके की रिएक्शंस है। देखो लिखो, a black mineral A on treatment with a black mineral A on treatment with dilute NaCN, a black mineral A on treatment with dilute NaCN sodium cyanide solution in presence of air gives clear solution of B and C. एक ब्लैक कलर का मिनरल है ए, NaCN डाइल्यूट NaCN डाल देने पर एक क्लियर सॉल्यूशन देगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसको हमने बी एंड सी बोला। सेकंड पॉइंट लिखो, सॉल्यूशन ऑफ बी ऑन रिएक्शन विद जिंक, सॉल्यूशन ऑफ बी ऑन रिएक्शन विद जिंक gives a PPT of metal D. Solution of B on reaction with zinc gives a PPT of metal D. Third point, D dissolve in dilute HNO3. D dissolve in dilute HNO3 and resulting solution gives white precipitate, and resulting solution gives white precipitate E with dilute HCl. Next information, E on fusion with Na2CO3, E on fusion with Na2CO3 gives D. Next point, E dissolve aqueous solution of ammonia. E dissolves aqueous solution of ammonia, giving a colorless solution of F. Identify A2F and write appropriate chemical equation, and also write the name of process which are involved it. बहुत ही जाना पहचाना रिएक्शन है बेटा, आपको हल्का हल्का लग रहा होगा कि सब देखा हुआ है, लेकिन सही आंसर लिख पाना बिना कोई सोर्स देखे हुए थोड़ा सा टफ होता है इनऑर्गेनिक में। सारी रिएक्शंस लिखो, इसको आराम से आप सॉल्व करो। अच्छा, और इस तरीके के मैं आपको 20 to 25 क्वेश्चन भेजूंगा भी, और 30-35 क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर भी लोगे तो फिर जेई में आने वाला जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक कॉम्प्रिहेंशन फिक्स है। मैंने आपको नोट शेयर कर दिए, वो एज अ रेफरेंस रखना, आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, क्वेश्चन के बहाने आपकी सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाए।
आंसर नोट कर लो। इसमें बेटा जो ए आ रहा है वो आएगा Ag2S, बी जो आएगा वो आएगा NaAgCN2 कॉम्प्लेक्स आएगा, NaAgCN2, एंड जो सी आएगा वो Na2SO4, और जो डी होगा वो Ag आएगा, Ag, और ई जो होगा वो AgCl होगा, और जो F होगा वो NaNO3, सॉरी F जो होगा AgNH3 होल ट्वाइस Cl, टॉलेंस रिएजेंट जो AgCl डिसॉल्व होके बनाता है। तो एक बार हैंड रेज करो, कितने लोग का आंसर यही आया? So a black mineral A on treatment with NaCN solution in presence of air gives clear solution of B and C. तो ब्लैक मिनरल मतलब एक आइडिया लग रहा है आपको, इट में बी सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड हो सकता है, और एयर के साथ उसमें रिएक्शन हो रहा है, एयर के साथ रिएक्शन और NaCN के साथ रिएक्शन करने पर, इस प्रोसेस का नेम मालूम है आपको किसी को? सर मैकार्थर फॉरेस्ट। करेक्ट करेक्ट, इसमें ऑक्सीजन होता है ना, इसमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का रोल पता क्या होता है? Na2S को Na2SO4 में बदलना। यस और नो? सिल्वर, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, Ag2S ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे सिल्वर तो +1 है, तो सिल्वर का तो कॉम्प्लेक्स बन गया साइनाइड के साथ। सिल्वर की मेटलर्जी होता है ये, ठीक है, तो सिल्वर की मेटलर्जी में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने बताई आपको। सबसे पहले तो Ag2S + NaCN + O2, इसमें क्या बनेगा, Ag आपका डिसॉल्व हो जाता है और बनता है NaAgCN2। सिल्वर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो हमेशा 2 होता है, ठीक है, सिल्वर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमेशा 2 होगा, साइनाइड के साथ, अमोनिया के साथ। तो ये रिएक्शन है पहला, Ag2S + NaCN + O2, ये सिल्वर की मेटलर्जी आप देख सकते हो, इसमें क्या बनता है, Na + AgCN2-। इस प्रोसेस को बेटा लीचिंग भी बोलते हैं, कि एक मिनरल को देखो सुनो, एक बात याद रखना, इसमें एक बहुत बड़ी हिंट थी, लिखा हुआ था कि एक ब्लैक कलर का मिनरल। अब अगर मिनरल से कोई एक्सट्रैक्शन वो मेटल का करा रहा है, इट मींस वो अपने सिलेबस का ही होगा हिसाब किताब, तो ये रिएक्शन अपने सिलेबस में है पूरा ये प्रोसेस। प्लस इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड होता है वो Na2SO4 में जाएगा। तुमने शायद प्रणव ये गलत करा है ना, ये तुम्हारा बी आया बट सी तुमने कुछ और भेजा है। यस सर। वो कैसे, वो गड़बड़ कैसे कर दिया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सल्फाइड जो है वो सल्फेट में जाएगा। उसके बाद क्या रिएक्शन हुई थी? A solution of B gives, हाँ तो इसका अगर B का मतलब NaAgCN होल ट्वाइस, इसका जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये Ag मेटल में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, आपको क्रूड मेटल मिल जाता है, और ये बन जाता है Na2ZnCN4। क्लियर? बोलो।
उसके बाद क्या लिखा है अगला? तो आपको ABCD मिल गया। उसके बाद है डी डिजोल्व इन डाइल्यूट HNO3। अब ये रिएक्शन अपन कर चुके हैं सिल्वर का। बेटा मैंने HNO3 की रिएक्शन कराई थी आपको। डाइल्यूट HNO3 में क्या बन जाता है? AgNO3 प्लस NO गैस लिबरेट होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड में NO2। ये बताया था ना? बोलो बेटा। हाँ सर, हाँ सर। तो ये आपका डी हो गया। लेकिन अभी ये ई नहीं है, वो बोल रहा है सिर्फ डिजोल्व हुआ है। हाँ, और बोल रहा है कि HCl के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराओगे तो व्हाइट पीपीटी किसका आ जाएगा? AgCl का, एंड दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी ई। क्लियर है बेटा? उसके बाद बोल रहा है कि ये जो व्हाइट पीपीटी है ई, ये एक्वस अमोनिया में डिजोल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, ये बात तो हमें मालूम ही है। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये आपका F हो गया। क्लियर है? तो ये सिल्वर का स्टैंडर्ड मेटलर्जी है, याद रखना। और ब्लैक कलर, इसमें दो हिंट थे। एक तो ब्लैक कलर का मिनरल है, मिनरल से ये समझ आना चाहिए कि भाई आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है कोई। ठीक है? और ब्लैक कलर नॉर्मली सल्फाइड होता है। और देखो आगे एक और इंफॉर्मेशन थी, डाइल्यूट HNO3 में NH4OH में, डाइल्यूट NH4OH में कौन डिजोल्व होता है? AgCl। तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। An an orange solid A on heating gave green residue B. An orange solid A on heating gave a green residue B and a colorless gas C and water vapor. The dry gas C, on passing over heated magnesium, gave a white solid D. The dry gas C, on passing over heated magnesium, gave a white solid D. D on treatment with water. D on treatment with water, give a gas E and compound F, gives a gas E and compound F. On heating F, will get compound G, which is used for dental filling with magnesium chloride. Write the name of compounds. Write also the name of compound which is used for dental filling. Identify A to G and also write appropriate equations.
देखो बेटा, ऑरेंज कलर के सॉलिड से केमिस्ट्री में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अगर ऑरेंज कलर का कोई सॉलिड है? ऑरेंज कलर सॉलिड और कोई, समझ रहे हो, हीट करने पे कोई गैस मिल रहा है और ग्रीन कलर का रेजिड्यू मिल रहा है। आपने हीटिंग वाले वीडियो देखे हैं? हीटिंग वाले, Yes, sir. उसमें कंपाउंड था अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज होता है, बोलो, ये आपका ऑरेंज होगा, क्लियर है? अमोनियम डाइक्रोमेट आपका कैसा होता है? ऑरेंज। इसको अगर आप हीट करोगे तो बड़ा प्यारा रिएक्शन ये समझाया हुआ था मैंने। इससे मैक्सिमम पानी उठा लो, 4H2 प्लस ये रिड्यूस हो गया Cr2O3 प्लस नाइट्रोजन गैस, याद आ रहा है? और Cr3 प्लस आपका ग्रीन होता है। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या था? ऑरेंज सॉलिड ए, तो ये आपका ए हो गया। ऑन हीटिंग गिव अ ग्रीन रेजिड्यू बी, तो ये आपका बी हो गया। एंड अ कलरलेस गैस सी, तो ये सी हो गया, अलोंग विद वाटर वेपर। बेटा यहां तक सब लोग समझ गए? Yes, sir. ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेई के लिए। ये हीटिंग इफेक्ट का शायद वीडियो नंबर 4 में ये बात अपन ने डिस्कस करी है शायद, है ना? हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट सब लोग ने देख लिए होंगे ना, हीटिंग वाले वीडियोस तो सबने। हाँ, sir. हम्म। उसके बाद ड्राई गैस सी ऑन पासिंग ओवर हीटेड मैग्नीशियम, तो अगर मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता था? Mg3N2, व्हाइट सॉलिड डी इज ऑक्टेट। ये भी क्लियर है बेटा? आपको पता होगा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बट एल्कली मेटल नहीं करते हैं, सिर्फ लिथियम करता है। क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन क्या है? डी ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव अ गैस ई, तो इसमें अगर आप पानी पिलाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ अमोनिया गैस लिबरेट होगा। ये हो गया आपका गैस ई। एंड कंपाउंड एफ, ये एफ हो गया। बोलो बेटा, इतना सही है? यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? No, sir. उसके बाद बताओ क्या होगा? Sir, MgOH twice को heat करके तो MgO बनेगा, देयर इज नॉट नो अदर पॉसिबिलिटी। ये जो कंपाउंड होता है ये डेंटल फिलिंग में यूज भी होता है अलोंग विद मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है बेटा? अरे समझ गए ना? Yes, sir. जैसे बेटा जो मेन रिएक्शन था ना, ये यहाँ क्लिक करना चाहिए था, अदरवाइज सब मैसी लगेगा, है ना? ये पहले स्टेप में अगर क्लिक नहीं करा ना, देखो ग्रीन यार, ग्रीन कलर Cr3 प्लस Fe2 प्लस इन सबका है, ठीक है? जैसे Cr3 प्लस, अब ये चमकना चाहिए आपको। ये रिएक्शन अगर हो गया तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो।
हाँ लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैटाइंस, find the total number of cations which will precipitate क्या बोला मैंने, find total number of cations which will precipitate if NaCl and NaOH, if NaCl plus NaOH avoiding excess of reagent is used, avoiding excess of reagent is used instead of NH4Cl plus NH4OH। देखो कुछ क्वेश्चन क्या है, जो थर्ड ग्रुप होता है ना बेटा कैटाइन के एस्टिमेशन का, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, NH4Cl plus NH4OH। NH4Cl plus NH4OH की जगह NaOH plus NaCl अगर यूज करा तो बताना है कि कितने रेडिकल्स हैं जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो लिखो पहला Zn2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, Zn2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस Fe3 plus Mn2 plus Ca2 plus Mg2 plus Ba2 plus Na plus Pb2 plus Bismuth 3 plus Sr2 plus Ni2 plus। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, Sn2 plus एल्यूमिनियम 3 plus Fe3 plus Mn2 plus Ca2 plus Mg2 plus Ba2 plus Na plus Pb2 plus Bi3 plus Sr2 plus Ni2 plus। इसमें बताना है कि कितने कैटाइंस प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे अगर NH4Cl plus NH4OH की जगह NaOH plus NaCl यूज कर लिया जाए, और NaOH और NaCl में जो अवॉइडिंग मतलब अवॉइड द एक्सेस ऑफ रिएजेंट, मतलब रिएजेंट एक्सेस में नहीं होगा। देखो बेटा, जब NH4Cl plus NH4OH था तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो थी, और बहुत ज्यादा लो होने से फेक का आलू याद आ रहा है, इन तीन का प्रेसिपिटेशन होता था। ये तीन हाइड्रोक्साइड्स का जो प्रेसिपिटेशन होता था ग्रुप 3 में। अब लेकिन देखो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन क्या है, NaOH plus NaCl। NaCl NaOH को कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग एल्किली स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं लगता। ये बात क्लियर है बेटा सबको? ये Yes, बात sir. सबको क्लियर है? तो अब देखो, आप सीधा साधा क्वेश्चन ये बन गया है कि NaOH वहां पे होगा, ठीक ठाक अमाउंट में होगा, हाइड्रोक्साइड आयन,
तो बेटा उन हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? और मैंने आपको ये सिखाया था कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट मेटल एंड अमोनियम। ये लिख लो आप। तो जितने मैंने बोले हैं वो सब के सब प्रेसिपिटेट आउट होंगे, सिर्फ उनमें आप कौन से छोड़ देना, अमोनियम एंड एल्कली मेटल। ये पॉइंट आप कॉपी में डाल सकते हो। हाइड्रोक्साइड आयन का शायद उन 12 पॉइंट्स में नहीं था, है ना? हाँ सर, नहीं था। हाइड्रोक्साइड आयन का याद रखना। क्या याद रखोगे? हाइड्रोक्साइड आयन का जो सॉल्युबिलिटी है वो आप याद रखना, एल्कली मेटल और अमोनियम। ठीक है, एल्कली मेटल एंड अमोनियम ये आपके सॉल्युबल होंगे, बाकी सब इनसॉल्युबल होंगे। सर बेरियम और स्ट्रोंशियम के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल रहते हैं ना? बेरियम और स्ट्रोंशियम के सॉल्युबल कहाँ होंगे? पार्शियली सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबल है क्या? याद है तुमको? एक बार चेक कर लेते हैं, ये कोई बहुत वैसी बात तो है नहीं, तुमको अगर लग रहा है तो। बेरियम और स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड ना, एक सेकंड रुको। हाइड्रोक्साइड मैंने उन 12 पॉइंट्स में नहीं बोला था ना? एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ। हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होंगे बेटा। सर वो सर KSP 5 into 10⁻³ है। हाँ तो पार्शियली सॉल्युबल हो गया ना, -3 ना। हाँ सर पार्शियली सॉल्युबल है। हाँ पार्शियली सॉल्युबल। और उसमें भी बेटा ये किसका तुम बोल रहे हो? ये डेटा तुम किसका डेटा बोल रहे हो? स्ट्रोंशियम का या बेरियम का? सर बेरियम हाइड्रोक्साइड। हाँ स्ट्रोंशियम का देखो और ज्यादा कम होगा। इनफैक्ट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सुन लो। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, हाइड्रोक्साइड में हाँ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड अमोनियम ये हाइड्रोक्साइड तो पक्का सॉल्युबल है। ठीक है, मतलब फर्स्ट मेटल एक्सेप्ट लिथियम और अमोनियम। उसके बाद कैल्शियम और बेरियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो पार्शियली सॉल्युबल है। तो बेसिकली स्ट्रोंशियम जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से कैसा है? इनसॉल्युबल। तो कैल्शियम एंड बेरियम आर पार्शियली सॉल्युबल एंड अमोनियम, रुबिडियम, सीजियम बेसिकली अमीन रब से कहें सोडियम है ना, वो आपके सॉल्युबल है। और कैल्शियम और बेरियम का पार्शियली सॉल्युबल है। स्ट्रोंशियम का डेटा देखा आपने? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का उस साइट पे नहीं दिया है। बेटा सुनो, इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है अपन को, है ना। वो वैसे जो क्रिटिकल सेंसिटिव केस होते हैं ना वो देगा ही नहीं, समझ गए ना। अपन को एक रफ आइडिया होना चाहिए यार। तो जो इंफॉर्मेशन है वो आप नोट कर लो। कैल्शियम और बेरियम का हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होगा, और फर्स्ट मेटल में लिथियम को छोड़ के और अमोनियम को ऐड कर दो, वो सॉल्युबल होंगे, बाकी सब इनसॉल्युबल होंगे। क्लियर है बेटा ये बात? सर
हाँ, सर गूगल पे बेरियम वाला कंप्लीटली सॉल्युबल दिया है। कितने टेम्परेचर पे? ये दिया है क्या? टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ मैंने ऐसा पूछा था कि डज वो ऐसे सॉल्युबल के, उन्होंने बोला कंप्लीटली सॉल्युबल पीपीटी नहीं बनाता है। तो पीपीटी कहाँ बनेगा यार? पार्शियली सॉल्युबल का मतलब क्या है? दैट कैन बी एक्सेलरेटेड। यार अब देखो, हमें यार कोई रेफरेंस बुक यार करनी पड़ेगी ना। मैं जिस बुक में देख रहा हूँ उसमें ये लिखा हुआ है। कौन सी साइट है वो? कहाँ पे देखा तुमने? कोरा। अबे कोई साइट होती है कोरा, तुम लिख दो उसमें। बताओ। सर आपको फोटो भेजा, एक बार देखो ना। अबे कोरा का ही भेजे हो ना? हाँ तो कोरा का हम क्यों देखेंगे फोटो उसमें अगर कुछ लिखा है तो? हमारे पास बुक्स है ना। हाँ फिर अभी जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा? कोरा वगैरह पे चेक मत करा करो यार। इनफैक्ट विकिपीडिया भी, उसमें भी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। जी सर। मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड देखो ऐसा है, वारेटा वाटर होता है, ठीक है, वो डिजोल्व तो होता है, बट अपन को एक रेफरेंस पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा ना। वो कैसे डिजोल्व होता है, क्या है, समझ रहे हो? वारेटा वाटर सुना होगा ना? यस सर। कितना आएगा आंसर? आंसर कितना आएगा? Zn2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस Fe3 प्लस Mn2 प्लस Ca2 प्लस, तो Ca2 प्लस Mg2 प्लस Ba2 प्लस Na प्लस Pb2 प्लस Bi3 प्लस Sr2 प्लस एंड Ni2 प्लस। तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें Na प्लस छोड़ दो, है ना, Na प्लस छोड़ दो, और बाकी पार्शियली अवॉइडिंग एक्सेस रिएजेंट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अवॉइडिंग एक्सेस रिएजेंट का? बहुत ज्यादा रिएजेंट नहीं होना चाहिए ना। कितना आएगा बेटा इसका आंसर? 9. 9। कौन कौन से 3 छोड़ के? So sodium, calcium और barium. सोडियम, कैल्शियम और बेरियम। और स्ट्रोंशियम कैसा दिया? कैल्शियम का केएसपी कैल्शियम से ज्यादा है और बेरियम से कम है। हाँ, तो अभी अपन ने क्या लिखा? अपन सर ने हमने स्टेटमेंट कैल्शियम और लिखा था बेरियम। लिथियम। एक सेकंड रुको। देखो आंसर कितना आ रहा है उसका। हाँ सर 8. बस ये की पॉइंट बन गया आपका, हाइड्रोक्साइड ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये तो बेटा सॉल्युबल हो गए कंप्लीटली, है ना? क्लियर है? सेकेंडरी मेटल में याद रखना कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम,
हाइड्रोक्साइड। इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, पार्शियली सॉल्युबल और सॉल्युबल। ठीक है, मतलब नो प्रेसिपिटेशन, नो पीपीटी फॉर्मेशन इन एक्सेस ऑफ in limited amount of हाइड्रोक्साइड आयन। ये बात तो पक्का हो गया ना, बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। तो जितने जितने भी मेटल कैटाइन मैंने बोले थे उनमें जो प्रेसिपिटेशन होगा, अमोनियम रफ से अमीन रफ से कहें सोडियम, एंड कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेसिकली बाटा सू कंपनी। ये याद रखना कि इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बाकी सबका प्रेसिपिटेशन है। तो जो गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर 8 आएगा। एक बार चेक कर लो, अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछो। बोलो बेटा, कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ येलो कलर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ येलो कलर्ड वाटर soluble compound। Find the number of yellow colored water soluble compound। पहला लिख लो PbI2, दूसरा PbCrO4, तीसरा Ki, चौथा NaI, पांचवा Ag2CrO4, छठवा BaCrO4, नेक्स्ट K2CrO4, 7। उसके बाद एक नया है ये, अगर आपने देखा हो, अमोनियम मोलिब्डेट। ये अमोनियम मोलिब्डेट वाला जो बनता है, NH4 होल थ्राइस PO4.12MoO3। बेटा ये रिएजेंट देखा क्या? हाँ सर। कैनरी येलो करके है ना, फॉस्फेट का बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है ये अमोनियम मोलिब्डेट के साथ, है ना। ये अपने नोट्स में गिवन है। उसके बाद 9th HgO, 10th AgI और 11th AgCl। इनमें क्या बताना है? वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए, येलो कलर्ड पीपीटी होना चाहिए। सर वाटर सोल्यूबल या इनसोल्यूबल? हाँ, वाटर इनसॉल्युबल पीपीटी तभी होगा ना जब वाटर इनसॉल्युबल हाँ होगा। ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल येलो पीपीटी। सारे बताए हुए हैं मैंने।
कितना आएगा आंसर बेटा? बोलो यार। देखो ये तो पक्की बात है ना, KI एंड NaI, ये तो वाटर सॉल्युबल हो गए। बोलो बेटा। ये याद रखना, अमीन रब से कहें सोडियम, मतलब अमोनियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। बेटा इनके तो कोई भी एनाइन हो, सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है ये? तो ये दो तो होगा Yes, वाटर sir. सॉल्युबल। उसके बाद आपको अगर याद हो क्रोमेट का केमिस्ट्री, आज बाराती पागल होंगे, मैंने बताया था Ag का और Hg+1 का रेड होता है और बीच वाले दोनों येलो होते हैं। तो ये आपका ब्रिक रेड पीपीटी होता है। तो Ag2CrO4 Yes, sir. Ag2CrO4 ब्रिक रेड पीपीटी होगा। पीपीटी होगा बट येलो नहीं होगा। उसके बाद बेटा AgCl पीपीटी होगा व्हाइट कलर का। हाँ, sir. AgCl व्हाइट, AgBr पेल येलो एंड AgI येलो। और बताओ क्या गड़बड़ है? हाँ, K2CrO4। So yellow solution. पोटेशियम का तो कोई भी पीपीटी होता ही नहीं है ना, तो K2CrO4 होगा आपका येलो कलर का सॉल्यूशन। बोलो बेटा, ये बात क्लियर है? हाँ, sir. तो कितने सेपरेट आउट हो गए? 1 2 3 4 5। अब इसमें सुनो, कंफ्यूजन क्या है? HGO, लेकिन क्लियरली आप देख लो, मैंने आपको NaOH वाली स्टोरी में HGO येलो कलर का पीपीटी बताया था, याद है? आप NaOH का जो मैंने टेबल बताया था आपको, NaOH हाँ और सर। NH4OH का, उसमें दिस वाज द ओनली डिफरेंस। NaOH में HGO बनता था और NH4OH में Hg2+ व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता था। आप चेक कर लो। ये यहाँ पे जो गलती होती है बच्चों से, इस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना होती है एक इसमें, बिकॉज अगर ये नहीं पता है आपको अमोनियम मोलिब्डेट और एक HGO। बाकी देखो PbI2 इज येलो पीपीटी होता है, PbCrO4 पीपीटी होता है, BaCrO4 है ना, तो ये नहीं होगा आपका। और तो 1 2 3 4 और कौन सा था एक, और ये 5। सो एक्सेप्ट दिस 5 आउट ऑफ 11, सो आंसर शुड बी 6। एक बार बेटा चेक कर लो। Sir, HGO ऑरेंज रेड होता है ना? HGO मैंने यार येलो बताया हुआ है तुमको, जेडली में देखो। सर वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड येलो होता है, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होता है। हाँ तो अब यहाँ कौन सा है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेसिपिटेट, तो ये येलो नहीं मिलेगा जब बनेगा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सर लाइक मुझे पता था कि एचजीओ का कलर ऑरेंज रेड ही होता है। HGO का कलर ऑरेंज रेड होता है, तो तुम ये बोल रहे हो इसमें नहीं होगा। बेटा अब अगर मान लो रखा रखा वो ऑरेंज रेड हुआ है, ठीक है, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर येलो है, तो और येलो अपन से पूछ रहा है, तो फिर हम तो इसको येलो कंसीडर करेंगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि येलो नहीं हो सकता इसमें। बोलो। HGO अपन ने NaOH में करा था ना। हाँ सर। HGO में जो पीपीटी होगा वो येलो कलर का बनेगा, तो अब येलो में तो टिक करेंगे ना उसको। ओके सर। मतलब हो सकता है बाद में क्रिस्टलाइन फॉर्म का कलर बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज वैसा हो जाए, ठीक है, बट येलो तो बनता ही है यार पीपीटी, फिर वो पीपीटी एक्सेस में डिसॉल्व भी नहीं होता है। एक बार चेक कर लो, येलो ही था ना वो, मेरे को तो येलो याद आ रहा है।
हाँ सर येलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर एक डाउट था बोलो। सर, अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? ये पीपीटी बनता है कैनरी येलो। ओके सर। ये कैनरी येलो पीपीटी होता है। या क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो 2 शीट मैंने भेजी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एनाइन, उसका सेक्शन ई देखोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें फॉस्फेट सल्फेट एंड बोरेट की रिएक्शन है। तो फॉस्फेट में जो 4 टेस्ट दिए हुए हैं, उनमें से जो पहला टेस्ट है एक मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ होता है, जिसमें व्हाइट पीपीटी बनता है, और एक ये होता है, उसको आप देख जरूर लेना। मैं ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए ले रहा हूँ सो दैट आप नोट्स देखते रहो। ये साफ साफ लिखा हुआ है येलो पीपीटी। नेक्स्ट देखो, FeH2O होल 6 SO4, FeH2O होल 6 SO4, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिएक्शन। FeH2O होल 6 SO4 डॉट H2O, इसको हीट करा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिड्यू मिला प्लस Y गैस प्लस Z गैस प्लस H2O। आगे लिखो, the residue X was treated with HCl. The residue X was treated with HCl followed by H2S gas. The residue X was treated with HCl followed by H2S gas, yielding yellowish white turbidity A. When gas Y is passed through H2S aqueous solution, some yellowish white turbidity A is obtained. Find out the atomic mass of A. बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ये। सर क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं वो? Residue X was treated with HCl followed by H2S gas, yielding yellowish white turbidity A. When gas Y is passed through H2S aqueous solution, some yellowish white turbidity A is obtained. Find the atomic mass of A. ठीक है, देखो बेटा, ये तो सिंपल FeSO4 का हीटिंग है ना, तो क्या मिलेगा? Fe2O3
ये होगा रेजिड्यू, और इसमें SO2 एज वेल एज कौन सा गैस निकलता है, SO3। बोलो बेटा, अरे बताओ भाई। FeSO4 एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हीट करने पर SO2 और SO3 दोनों निकलते हैं। तो अब होता क्या है, क्या बोला जा रहा है, क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट? X में HCl और H2S डाला तो येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। हाँ, तो ये बन जाएगा आपका FeCl3, है ना। FeCl3 बनेगा ना, पहले अगर HCl डालोगे, FeSO4 नहीं, इस रेजिड्यू में डाला ना, हाँ और ये FeSO3 था ना, इसमें अगर आप HCl और H2S डालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये FeCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, यस ये सर। रिड्यूस हो गया, और ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये व्हाइट टर्बिडिटी होता है, येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट टर्बिडिटी के फॉर्म में, है ना, सल्फर बन गया। उसके बाद क्या है, when gas Y is passed through, अब इन दोनों में से एक Y होगा, इन दोनों में से एक Y होगा, बिकॉज एक Y है एक Z है। when gas Y is passed through H2S, इन दोनों में से किसमें H2S पास करूं कि सल्फर बन जाए। देखो हिंट ये दिया SO2। हुआ है, एटॉमिक मास बताना है ना, जो एटॉमिक मास बोल रहा है, एटॉमिक मास ऑफ A, तो क्या बोल रहा है, H2S, तो दिस इज द A, दिस इज A। बेटा यस और नो, बोल रहा है A का एटॉमिक मास क्या होगा, तो अमोनिया का कोई एटॉमिक मास पूछेगा क्या, वो मतलब एटम के ही फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक हिंट दिया हुआ है कि HCl आपने डाला तो FeCl3 मिला, FeCl3 +3 है, +3 रिड्यूस होगा +2 में, और H2S सल्फर में ऑक्सीडाइज होगा। अब ये बताओ कि किसमें H2S पास करूं इन दोनों में कि सल्फर बन जाए, H2S किसमें पास करूं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप SO3 लोगे तो SO3 + H2S क्या बनेगा, ये SO2 में आएगा और ये सल्फर में जाएगा, और अगर आप SO2 लेते हो तो फिर सल्फर बनता है। बेटा समझ गए ना, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो SO2 + H2S सल्फर में जाता है, और यही बोल रहा है कि भाई टर्बिडिटी दोबारा एक का मिल जाएगा किसी एक गैस से H2S का रिएक्शन कराने पर। तो इसका आंसर बेटा 32 आएगा। तो समझ आ गई ये बात, बोलो। हाँ सर। इसमें देखो प्यारी बात क्या क्या है, FeSO4 को हीट करोगे SO2 + SO3 मिलेगा, उसके बाद जो रेजिड्यू है वो +3 होता है, उसमें अगर आप H2S डालते हो तो H2S का वो सल्फर में ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो सल्फर होता है वो एक तरीके से और बन सकता है जब आप SO2 में H2S पास कराओ। तो इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसके आगे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कैटाइन वगैरह भी यूज होगा, बट आई विल सजेस्ट यू कि कल के लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चंस जो होंगे उनका लेवल टफ होगा, तो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो आप एक बार रीड करके आओ, ठीक है। यस सर। अगर आप पूरे रीड कर लेना, कैटाइन और एनाइन का टेस्ट दिमाग में होंगे तो फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। हाँ सर। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।